हेलो जोहार दोस्तों। आइए आज विज्ञान का छठा प्रैक्टिस सेट देखते हैं कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं, कैसा तैयारी चल रहा है और कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। 20 क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं साइंस में, और झारखंड में 30 क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। एग्ज़ाम को देखते हैं। आइए देखते हैं कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? पहला है ऑप्शन क्लोरोफाइसी, दूसरा है रोडोफाइसी, तीसरा है फियोफाइसी, चौथा है जिम्नोस्पर्म। तो कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जिम्नोस्पर्म। जैसे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी ये शैवाल वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। शैवालों के मुख्यतः 3 वर्ग पाए जाते हैं, यही क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी जैसे होता है, इसमें हरा हरा शैवाल होता है। रोडोफाइसी होता है लाल लाल शैवाल और ये होता है भूरा, फियोफाइसी भूरा। इसलिए शैवाल वर्ग में ही आते हैं तीनों, जबकि जिम्नोस्पर्म किसमें आते हैं? पादप जगत का एक भाग है। इसमें क्रिप्टोगैम, फेंड्रोगैम सब पढ़े होंगे। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म उसमें आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, पहला क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन साइटोलॉजी, दूसरा है हिस्टोलॉजी, तीसरा है साइकोलॉजी, चौथा है फिजियोलॉजी। क्या होगा आंसर, बताइए? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन ये साइटोलॉजी। तो इसमें 3 और ऑप्शन देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी, ये को नहीं लगता है हिस्टोलॉजी होगा, हिस्टोलॉजी होना चाहिए। हिस्टोलॉजी होना चाहिए। यह एक ऊतक विज्ञान है, ऊतकों का अध्ययन होता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और साइकोलॉजी आप लोग जानते हैं, बचपन से सुनते हैं, मनोविज्ञान होता है, मस्तिष्क और मानव बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है इसमें। और फिजियोलॉजी इसका अध्ययन क्या होता है? जीवों, उनके अंगों और कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, ये 33 नंबर क्वेश्चन है सेट का, यानी तीसरा नंबर है साइंस का। 31 से लेकर 50 तक है 20 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन निषेचित फल है? निम्नांकित में से कौन निषेचित फल है? पहला है केला, दूसरा है सेब, तीसरा है शहतूत, चौथा है स्ट्रॉबेरी। तो कौन निषेचित फल पूछ रहा है? निषेचित कौन है? केला, सेब, शहतूत, स्ट्रॉबेरी। तो निषेचित कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केला। चौथा क्वेश्चन देखिए, पौधों के जड़ों तक जल किस प्रकार पहुंचता है? पौधों के जड़ों तक जल किस प्रकार पहुंचता है? पहला ऑप्शन है प्रत्यास्था, दूसरा है केशिकत्व, तीसरा है श्यानता, चौथा है प्रकाश संश्लेषण। बताइए पौधों के जड़ों तक जल किस प्रकार पहुंचता है? इसका आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका जो ऑप्शन दिया है चारों, इस चारों से क्वेश्चन बनता है। प्रत्यास्था इलास्टिसिटी पढ़े होंगे आप लोग, श्यानता विस्कोसिटी, केशिकत्व पढ़े होंगे, कैपिलरिटी, और चौथा है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केशिकत्व के कारण पहुंचता है। कहाँ? जमीन से जड़ तक। और एक तो पढ़े होंगे कि पौधों के विभिन्न या पेड़ों के विभिन्न भागों तक जल किसके द्वारा पहुंचता है? तो वो दो ऊतक के बारे में पढ़े होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल को पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन जो बनता है पत्ती में उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि जड़ों तक जल, पौधों के जड़ों तक जल कैसे पहुंचता है? केशिकत्व के बारे में पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनता है। केशिकत्व और एक ठो होता है ये
पृष्ठ तनाव, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। केशिकत का और एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हम लोग पेन यूज करते हैं, पेन भी जो काम करता है इसी पे करता है, केशिकत के सिद्धांत पर। उसके बाद देखें हम लोग पहले, अब तो बल्ब आ गया, चार्जिंग बल्ब आ गया, पहले लालटेन हम लोग जलाते थे, लैंप लालटेन जिसमें मिट्टी का तेल रहता था, तो उसमें बत्ती लगता था, तो बत्ती में भी जो तेल ऊपर चलता था, जलता था, तो वो केशिकत के कारण ही ऊपर चढ़ता था। वो बहुत सारा उदाहरण है इसका केशिकत का, जैसे कि ये वर्षा ऋतु में वर्षा जब होता है तो किसान जो हल जोतता है वही केशिकत के स्नलिकाएँ को तोड़ने के लिए हल जोता जाता है। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका। 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन, किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटन की प्रक्रिया है। किण्वन एक कौन सी कार्बनिक यौगिक के अपघटन की प्रक्रिया है? पहला है उत्प्रेरक, दूसरा है एंजाइम, तीसरा है कार्बन आयन, चौथा है मुक्त कण। इसका उदाहरण है किण्वन, फर्मेंटेशन पढ़े होंगे आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, फर्मेंटेशन। यह क्या है? यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम की सहायता से कार्बनिक पदार्थों के अल्कोहल या एसिड में बदला जाता है इसके द्वारा। इसका उपयोग भी है, जैसे ब्रेड बनाने में होता है, दही बनाने में, शराब, बियर सब बनता है, यह फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांडा निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान होता है? ये तो पढ़े होंगे क्वेश्चन। पांडा निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान होता है? पहला है व्हेल, दूसरा है भालू, तीसरा है कंगारू, चौथा है पोर्क्यूपाइन। पांडा किस कुल के प्राणी के समान होता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भालू होगा। भालू कुल के प्राणी के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किन ऊतकों की मृत्यु से है? किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किन ऊतकों की मृत्यु से है? पहला है वृक्क, दूसरा है हृदय, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है फेफड़ा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर यानी 8वां नंबर क्वेश्चन साइंस का। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन ए एवं विटामिन ई। तो वसा में घुलनशील कौन होगा बताइए? तो वसा में होता है ए, डी, ई और के। जल में बी एंड सी। तो वसा में कौन होगा? ऑप्शन डी होगा। यहाँ ऑप्शन के अनुसार ए और ई दोनों होगा, ए, डी, ई और के वसा में, बी और सी जल में। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर, खाली पेट के श्लेष्म परत में कौन सी विशेष परत पाई जाती है? खाली पेट के श्लेष्म परत में कौन सी विशेष परत पाई जाती है? पहला ऑप्शन टिफेलोसॉल, दूसरा है एरोली, तीसरा है रॉग, चौथा है बिली। खाली पेट के श्लेष्म परत में कौन सी परत पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राग, या इसको रुगे भी बोलते हैं, रॉग या रुगे। यह पेट की गुहा को अस्तर देता है। पेट की जो गुहा, आंतरिक गुहा है, उसको अस्तर देता है और पेट के फैलाव में मदद करता है। जब पेट खाली होता है तो यह दिखाई पड़ता है, रुगे या रोग। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर यानी 10वां नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? मानव रक्त का पीएच मान क्या है? पहला ऑप्शन है 7.2, दूसरा है 7.8, तीसरा है 6.6, चौथा है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान
क्या है? ये भी पढ़े होंगे बहुत बार, क्वेश्चन बहुत बार पूछता भी है। क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पीएच स्केल का आविष्कार के किया था? सोरेनसन। कब? 1909 में। और इसमें कितना से कितना तक रखता है? से स्केल रहता है 0 से 14 तक रहता है। पता होगा आप लोग। 7 से इधर कम हो रहा है, मतलब ये अम्लीय होते जा रहा है। जितना 7 से जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 7 से बढ़ रहा है मतलब एसिडिटी कम हो रहा है, और क्षारीय प्रवृत्ति ज़्यादा आ रहा है। तो जितना 7 से अधिक होगा उतना प्रबल क्षार होगा। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है, पता होगा। तो इसका आंसर रक्त का कितना होता है? 7.4, थोड़ा सा क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन है? निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन है? पहला है अब्रक, दूसरा है एस्बेस्टस, तीसरा है सेलुलॉइड, चौथा है पैराफिन मोम। आंसर क्या होगा? ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, अब्रक। तो इसका आंसर होगा अब्रक। अब्रक क्या करता है? जब इसमें ऊष्मा पास कीजिएगा तो ये ऊष्मा को फैला देता है, लेकिन इसलिए ये ऊष्मा का अच्छा चालक है। लेकिन जब विद्युत पास कीजिएगा तो पास होने नहीं देता, इसलिए विद्युत का अच्छा चालक ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। एक्स किरणें होती है। एक्स किरणें कैसी किरणें होती है? पहला ऑप्शन है धनावेशित कण, दूसरा है ऋणावेशित कण, तीसरा है उदासीन कण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। एक्स किरणें के बारे में पूछ रहा है कि ये कैसी किरणें हैं? धनावेशित है, ऋणावेशित है, उदासीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ना तो ये धनावेशित है और ना ही ऋणावेशित है। यह क्या है? एक्स किरणें कैसी किरणें हैं? यह है विद्युत चुंबकीय। कैसी है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? उदासीन। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। कह रहा है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला है अपवर्तन, दूसरा है प्रकीर्णन, तीसरा है व्यक्तीकरण, चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पढ़े होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में। इसके कारण क्या होता है? और एक चीज़ होता है, घटना देखे होंगे, मरीचिका जो बनता है। मरीचिका कहने का मतलब गर्मी दिन में देखते होंगे रोड में जब चलते हैं, तो रोड में जब चलते हैं थोड़ा दूर में देखते होंगे 200-300 मीटर आगे लगता है रोड में पानी है, पानी है, लेकिन जब नज़दीक वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पानी वहाँ नहीं है। तो ये भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। हीरा जो डायमंड चमकता है, हीरा चमकता है, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण। तो मशीन फाइबर, प्रकाशीय फाइबर किस पे काम करता है? पूरा आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर कारों में हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा है परवलयीय दर्पण। मोटर कारों के हेडलाइट में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ये परवलयीय दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार का वाहन होता है, विशेष वाहन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का और प्रयोग सुने होंगे आप लोग, डॉक्टरी रूप में भी होता है, जो रोगी का ये नाक, आँख, कान, गला ये सब देखने के लिए होता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ है? कह सकते हैं हजामती दर्पण के रूप में होता है, जो सेलून में देखते होंगे, बाल कटाते हैं तो वहाँ भी होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग बता सकते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? आप लोग देखे होंगे कि ये जो वाहन होता है, कोई भी वाहन, उसका
साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में देखे होंगे इसका। साइड मिरर को पीछे का भाग देखने के लिए क्यों इसका होता है, क्योंकि पीछे का भाग जिसे छोटा आईना है पीछे के बहुत बड़ा भाग को समेट के छोटा में दिखाता है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। तो आंसर क्या होगा, हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँच सके। अभी एग्ज़ाम सर पे है, बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। इसे रेलवे का भी चल रहा है एग्ज़ाम, और अभी एग्ज़ाम आने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, और अभी झारखंड में भी एग्ज़ाम होने वाला है, 2-3 ठो एग्ज़ाम अभी, और बहुत सारा अभी स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है। इसलिए साइंस सब के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सके और प्रैक्टिस कर सके। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। पहला ऑप्शन है 0 से 5 हर्ट्ज, दूसरा है 6 से 10 हर्ट्ज, तीसरा है 11 से 15 हर्ट्ज, और चौथा है 20 से 20,000 हर्ट्ज। मैंने क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, कितना से कितना बीच। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक तो होता है 20 हर्ट्ज। तो इसको से आप सुनिए कि 3 प्रकार का होता है ध्वनि जो तरंगें होती है। एक तो होती है यश्रव्य, दूसरा होता है श्रव्य, तीसरा होता है प्राश्रव्य। तो ये क्या है, श्रव्य, श्रव्य ध्वनि तरंग है। अरे 20 हर्ट्ज से नीचे क्या होता है, यश्रव्य। और एक तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं, प्राश्रव्य, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे भी नहीं सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी नहीं सुन सकते हैं। तो 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच जो रहता है उसी को आदमी सुनता है, अनुभूति करता है ध्वनि कंपन का। इसका आंसर क्या होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है। पहला है मैग्नीशिया मिल्क, दूसरा है फोम, तीसरा है रंगीन रत्न पत्थर, और चौथा है रबर। कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रंगीन रत्न। इसमें क्या क्या आता है रंगीन रत्न में, क्योंकि माणिक्य नाम सुने होंगे, माणिक्य का, नीलम का नाम सुने होंगे, माणिक्य, नीलम हो गया। इसे थोड़ा कह सकते हैं रंगीन कांच, रंगीन कांच सब क्या है, रंगीन रत्न का उदाहरण है। तो एक ठोस सोल का उदाहरण कौन है, रंगीन रत्न पत्थर, ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा है गैसोलीन, तीसरा है एलपीजी, चौथा है आसुत जल। जो मिश्रण इनमें से चारों में से कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, आसुत जल। यह शुद्धतम रूप है जल का, शुद्धतम रूप है, इसलिए मिश्रण नहीं है, शुद्धतम रूप है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से मिश्रण है किसका। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम जो है वो रासायनिक दृष्टि से किसका एक मिश्रण है। पहला ऑप्शन है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का, तीसरा है चक्रीय हाइड्रोकार्बनों का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहला, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है कौन, मोम, जिससे मोमबत्ती बनाते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किस सहबहुलक है किसका। बेकेलाइट, फिनॉल और अन्य जो है किसका सहबहुलक है। ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है एसिटल्डिहाइड, तीसरा है बेंजल्डिहाइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर्मल्डिहाइड का,
आज का 50वां नंबर क्वेश्चन यानी 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन। बारूद एक मिश्रण है। बारूद जो बनता है वो किसका मिश्रण है? ऑप्शन है पहला बालू और टीएनटी का, दूसरा है टीएनटी और चारकोल का, तीसरा है नाइटर सल्फर और चारकोल का, चौथा है सल्फर बालू और चारकोल का। बारूद किसका मिश्रण है? टीएनटी मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइटर सल्फर और चारकोल का ये मिश्रण होता है बारूद। तो ये रहा 20 क्वेश्चन आज है साइंस का। आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं और कितना जानते हैं। कोई बात नहीं, कितना भी क्वेश्चन सही हो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन दिमाग में सेट रहेगा। सुनिए इसको, वीडियो को सुनिए, खाते हुए सुनिए, सोते हुए सुनिए, कितना 10-20 मिनट का वीडियो रहता है। और प्रैक्टिस करते रहिए और शेयर कर दीजिए वीडियो का, कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।